आप इन टॉपिक्स को जिन्हें मैं बताने जा रहा हूं, आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो हो सकता है आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाए। और जो स्टूडेंट्स पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, अब उनको टेंशन है कि कहीं फेल ना हो जाए, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक्स बिल्कुल रामबाण है। आप इन्हें पढ़ लीजिए, आपके आराम से 50 प्लस स्कोर 70 में से 50 प्लस मार्क्स आपके इन टॉपिक्स में से आ जाएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को मैं लिस्ट बना के लिख दे रहा हूं, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है अपनी। आप केवल इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने अच्छे से पढ़े जा सकते हैं। बाकी जो लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो लोग इन टॉपिक्स को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में वो अपने जो अदर टॉपिक्स है या जिनका अच्छा रिवीजन हो रखा है, ये तो मैं अब लास्ट मोमेंट की बातें कर रहा हूं कि भाई आपने पूरे साल भर पढ़ा नहीं है और अब आप चाहते हैं कि भाई ठीक ठाक स्कोर आ जाए, तो ये टॉपिक्स आपको सफिशिएंट इतनी मार्क्स दिलवाने में कैपेबल रहेंगे कि आप एक रेस्पेक्टेबल स्कोर के साथ पास हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 15 के बीच में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है या जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं केवल, देखिए इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन मैं अपने मीन्स एक मैंने छोटा सा एक स्टडी की, आप एक तरीके से कह सकते हो सर्वे किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। तो उनमें से मैं लास्ट जो कंक्लूजन पे पहुंच पाया हूं वो ये टॉपिक्स हैं। ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, लिस्ट भी होंगे, लेकिन मोस्ट जो होंगे क्वेश्चंस जो बिल्कुल मोटे मोटे हैं कि हाँ आएगा ही आएगा, डेफिनेट है, बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा ही, जिसको देख के कि हाँ ये इंस्टिंक्ट लगता है कि भाई आएगा, ये पक्का आएगा, तो वो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आपको बेटा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 से मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ लिस्ट बनाते हुए चले जाइएगा। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो एक टॉपिक है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, या इसी क्वेश्चन को 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज कह के भी पूछा जा सकता है, या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोसेस एक ही है और एक्सप्लेनेशन भी एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। दूसरा बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जिसको कई बार पूछा गया है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा इस पे। उसके अलावा बेटा पॉलिनेटिंग एजेंसीज में जो फीचर्स हैं, विंड, वाटर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत ज्यादा पूछा गया है। उसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और बेटा एपोमिक्सिस और उसका
इंपॉर्टेंस हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री के अंदर क्या है। ये टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं। ये क्वेश्चंस हैं जिनसे लगातार हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक लिस्ट में है, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखना हो तो आप मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो का भी डायग्राम देख सकते हैं। ये टॉपिक्स है बेटा आपके चैप्टर 2 के। अब बात कर लेते हैं हम लोग चैप्टर 3 की, कि चैप्टर 3 में कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 3 है हमारे सिलेबस का, चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें से सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके आने के पूरे 99.9% चांस है, किसी भी फॉर्म में आए, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, या पर्टिकुलर किसी फेज के बारे में पूछा जाए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। दूसरा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का या तो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, या इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तीसरा पार्ट है बेटा यहाँ पे, जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसकी फॉर्मेशन या उसके स्ट्रक्चर से बेस्ड इनर सेल मास क्या है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, और इम्प्लांटेशन उसके अलावा बेटा इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक आपसे पूछे जाने की संभावना है वो है हमारा प्लासेंटा, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पार्चुरेशन। ये सबसे ज्यादा जो मतलब पूछे जाना वाला पार्ट है, वो यही टॉपिक्स हैं बेटा हमारे, जिसमें से क्वेश्चंस मस्त बनने ही बनने हैं, इन पार्ट से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा के फंक्शन के बारे में, प्लासेंटा की फॉर्मेशन के बारे में, उसके कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसके बारे में, ये सारी चीजें चैप्टर 3 से पूछी जा सकती हैं। ये टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इनसे आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, अब अगला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो हमारा चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें बेटा एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में भी सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है वो एक तो बैरियर के ऊपर आ सकता है, बैरियर मेथड के ऊपर, या आईयूडी के ऊपर, आईयूडीज के टाइप के ऊपर, उनके एग्जांपल्स के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है एमनियोसेंटेसिस टॉपिक के ऊपर, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, और इसे बैन क्यों किया गया, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरे नंबर पे जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ARTs, जो इनफर्टिलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसके अंदर आपका STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आ जाता है,
और अगर कभी पूछा गया तो एमटीबी के बारे में पूछ सकते हैं। लिस्ट टॉपिक है लेकिन मोस्ट तो यही है जिनसे क्वेश्चन आपको अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 के ऊपर। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पूछा जा सकता है वो है मेंडल्स की लॉ। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो पूछे जाएंगे वो है आपके एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, जो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से पार्ट है। उसके अलावा पेडिग्री, बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा इससे, और हो सकता है इस साल भी आए। पेडिग्री बना के आपसे उस डिजीज के नेचर के बारे में पूछा जाए कि आप बताइए डिजीज कैसा है, सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल लिंक्ड है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या जीनोटाइप क्या है। इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप के साथ में, ब्लड ग्रुप पूछे जा सकते हैं पेडिग्री की फॉर्म में। तो कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं पेडिग्री में। उसके अलावा बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें आपको सारे डिसऑर्डर्स मेजरली कवर करने होंगे। मेन नाम बता दे रहा हूं जो आपको ज्यादा पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करता हूं मैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में ज्यादा आपसे जो पूछा जा सकता है वो है सिकल सेल एनीमिया, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हीमोफीलिया जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके अलावा अगर बना तो फिनाइलकीटोनुरिया के ऊपर बनेगा, और रेयरली थैलेसीमिया के ऊपर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर बनता है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तीनों के तीनों सिंड्रोम्स आपको पता ही होंगे। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 5 के अंदर, जिनमें से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं चैप्टर 6 के ऊपर। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 6 के ऊपर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, पूछे जाने को तो चैप्टर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बेटा आपको, मतलब ऐसा भी नहीं कि इससे नहीं आएगा। आपको पेपर में 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, इतना भी मैं इंश्योर हूं। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को कर लेंगे तो 80% पेपर के जो क्वेश्चंस हैं आप लगा पाएंगे, अगर इन टॉपिक्स को भी कर लेंगे। आगे पढ़ने वाले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ना, पूरी किताब पढ़ना, जिसको पास होना है वो इन्हें पढ़ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब जिसको लगता है कि भाई मेरा मामला थोड़ा संजीदा है, मैं नहीं पढ़ पाया पूरे साल या नहीं पढ़ पाई पूरे साल और उसे डर है, तो ऐसी कंडीशन में ये टॉपिक्स आपके बिल्कुल काम आने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में
बेटा जो फ्रीक्वेंटली ज्यादा पूछे जाएंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर केस स्टडी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अलावा लैकोपेरॉन, ठीक है, लैकोपेरॉन एंड बेटा जो सेंट्रल डॉगमा के तीनों टॉपिक्स हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। इवन आपसे आरएनए पॉलीमरेज के टाइप भी पूछे जा सकते हैं, जो रेयरली बच्चे याद करते हैं। टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस, जिसमें टाइप 1, 2, 3 है और उनके अलग अलग आरएनए, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और लिस्ट में मैं बोल रहा हूं, अगर पूछा गया हो तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है और साथ में उसकी पैकेजिंग के बारे में पूछ लिया जाएगा। ये टॉपिक्स हैं चैप्टर 6 के। देखो चैप्टर बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, वेटेज भी इस चैप्टर का बहुत ज्यादा है बेटा। तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा टॉपिक ना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन जो मेजर टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है जो आपके सामने लिखे हैं मैंने। अब आते हैं इवोल्यूशन के ऊपर, चैप्टर 7 क्या कहता है वो, आइए देखते हैं। चैप्टर 7 इवोल्यूशन। बेटा ये जो चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपको, एक तो जो थ्योरीज है हमारी, मतलब लमार्क की या डार्विन की, उसके अलावा सबसे ज्यादा क्वेश्चन होमोलोगस एनालोगस के ऊपर बनते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं ये, आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, बोलेंगे कि भाई पहचानिए कि कौन सा ऑर्गन कौन सा है, होमोलोगस है या एनालोगस है। उसके अलावा इजी क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल मैनरिज्म है जो आपको मिल सकता है पेपर के अंदर बेटा, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, हार्डी-विनबर्ग लॉ या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, बड़ा इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसमें आपको बड़े अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे जावा मैन कौन है, बताना पड़ेगा। पैकिंग मैन कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्रेनियल कैपेसिटीज कितनी है, कौन है, बताना पड़ेगा। उनके एक्सटर्नल फीचर में पहला टूल मेकर कौन था, बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन से ऐसी देश, मतलब कौन से थे जो पहली बार अफ्रीका को छोड़ के आए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे। मतलब उनके इवेंट्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है, बढ़िया फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। आप उस फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर 7 इवोल्यूशन से, जो काफी पूछे जा सकते हैं या जिनको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर के ऊपर, चैप्टर 8। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है, एक तो मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल,
HIV एड्स, कैंसर। उसके अलावा बेटा जो इम्यून सिस्टम में पार्ट है उसमें डिफरेंस पूछे जा सकते हैं आपसे। जो इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट है जिसमें आपसे जो ज्यादा पूछे जा सकते हैं वो एक्टिव और पैसिव के बीच में डिफरेंस है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में। दूसरा हो सकता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस पूछ लें। और जो आपकी इनेट और एक्वायर्ड है इनके पूरे डिटेल, ये 4 टाइप ऑफ बैरियर क्या होते हैं या स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कौन सी है, तो इन डिफरेंसेस को भी आप कर लेंगे। और उसके अलावा इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरा ही इसमें इजी पार्ट है, क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। उसके अलावा बेटा एलर्जी से क्वेश्चन आ सकता है। और जो शुरुआत में अलग अलग तरीके की डिजीजेस दे रखी हैं उन डिजीजेस के वो सिम्टम देके, ठीक है, वो उनके सिम्टम्स बता सकते हैं कि भाई किसी पर्सन को ये बीमारी हुई तो कौन सा बीमारी कौन सा डिजीज उसको हुआ है। या टेस्ट पूछ लेंगे, जैसे ज्यादातर पूछा जो जाता है वो टाइफाइड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो टाइफाइड के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे डिजीज को एक बार ग्लांस देख लेंगे एक बार, तो हो सकता है आपको उसमें मदद मिल जाए बेटा। और ड्रग्स में से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो एक तो एडोलसेंस वाले टॉपिक के ऊपर, और एडोलसेंस में जो ड्रग्स की तरफ यूथ अट्रैक्ट होता है उसके क्या रीजन है, क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंटेशन वाला जो पार्ट था जिसमें 5-6 पॉइंट है, पीयर प्रेशर या उसके अलावा अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर या नीड ऑफ एडवेंचर, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी होंगी। और ड्रग और उनके सोर्स, ड्रग्स कौन कौन से, स्टिमुलेंट कौन से हैं, हेलुसिनोजन कौन से हैं, डिप्रेसेंट कौन से हैं, और उनके सोर्सेस, मतलब जिनके सोर्सेस दे रखे हैं विद साइंटिफिक नेम, ठीक है, विद साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं बेटा। तो ये हमारे चैप्टर 8 के टॉपिक्स हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर 10 पे, स्ट्रेटेजीज रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेटा इस चैप्टर में, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो मैच ऑफ द फॉलोइंग के बनते हैं। इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं वो मैचेस वाले बनते हैं, कि 4 बैक्टीरिया के नाम यहाँ पे दे दिए और 4 रैंडमली उनके एप्लीकेशन या फंक्शन दे दिए, बताइए कौन सा है। या वो आपसे बैक्टीरिया के नाम खुद दे देंगे, उन बैक्टीरिया के पूछेंगे कि भाई ये क्या बनाने में मदद करते हैं। ज्यादा इनमें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे मोनास्कस परफ्यूरियस है जिससे स्टैटिन्स बनता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, या आपका साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। इस टाइप की चीजें कि भाई बेकरिस्ट कौन सी है, ब्लीवरसिस्ट कौन सी है, कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, अल्कोहल बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, उसके अलावा एंटीबायोटिक के अंदर कौन से बैक्टीरिया हैं, अलग अलग सोर्सेस के साथ में बायो फर्टिलाइजर में भी पूछ सकते हैं। तो उसमें तो देखो ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन नाम इसमें बहुत ज्यादा है। मैच वाले या बैक्टीरिया के नाम देके उनके एप्लीकेशन पूछने वाले क्वेश्चंस ज्यादा हैं। और अगर रिटर्न में इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बनने की, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर रिटर्न कोई क्वेश्चन आया कि भाई देखो तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट,
और लिस्ट में अगर आ गया तो कभी बायोगैस पूछ लिया जा सकता है, नहीं तो नहीं पूछ सकते। बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एसटीपी के ऊपर क्वेश्चन बनने की। और बाकी बैक्टीरिया के पूरे नाम आपको पता होने चाहिए और उनके साथ में फंक्शन या उनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। उसमें तो आपको देखो याद करना पड़ेगा। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये पार्ट पढ़ लीजिए, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए। वो तो बैक्टीरिया के नाम अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन, वो तो आपको बेटा याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन या उनके नाम दे के क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो बैक्टीरिया के नाम और उनके सोर्सेज, सॉरी उनके जो एप्लीकेशन है या कोई जो प्रोडक्ट दे देंगे बोलेंगे इनका सोर्स बताइए, ठीक है, ये सब पूछे जा सकते हैं। उनकी एप्लीकेशन कहाँ है वो बताइए। तो सारी चीजें इसमें चैप्टर 10 में पूछी जा सकती है। जो लिखने वाला पार्ट आएगा वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से या बायोगैस प्रोडक्शन से आ सकता है। मेन ज्यादा चांसेस हैं एसटीपी के ऊपर क्वेश्चन आए, बहुत लीस्ट चांसेस हैं या रेयर चांसेस हैं कि बायोगैस प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब अगला चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, चैप्टर 11। अगला है बेटा हमारा चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें आप सबसे पहले जो मोटे मोटे मेन टॉपिक्स हैं उन्हें याद करेंगे। देखो पहले पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा पीबीआर 322 वाला जो पूरा टॉपिक है जिसमें सब कुछ आ जाएगा, जिसमें आप मेन एम्फेसिस करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के पूरे 100% चांस है कि इनमें से तीनों में से किसी में एक पे पक्का क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा और जो पूछे जाने वाले पार्ट हैं, बायोरिएक्टर पूछा जा सकता है या उसके साथ में डेफिनेशन अगर छोटी मोटी कोई पूछ ली तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में पूछ लेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है जी, या अगर पूछा जाए तो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस पूछ लेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में क्वेश्चन बन सकता है ईटीबीआर क्यों मिलाते हैं, ईटीबीआर का क्या काम होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पूछा जा सकता है। एथिडियम ब्रोमाइड या कैसे सेपरेट होगा, क्या पूरा मैकेनिज्म है, क्या एनोड है, क्या कैथोड है, कैसे डीएनए माइग्रेट करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं बेटा। उसके अलावा अगर और पूछे गए तो आपको एक तो एग्रोबिक बैक्टीरियम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग किस तरीके से डीएनए ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं, या उसके टीआई प्लाज्मिड का क्या इस्तेमाल होगा, या जो अदर मेथड थे जिनसे हम लोग डीएनए को ट्रांसफर कर रहे थे उनके पूछे जाने की चांसेस बेटा यहाँ पे है। जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आरडीएनए और क्वेश्चन अगर पूछा गया, उन्हें मैं बता नहीं रहा हूँ, इजी टॉपिक है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए, कैसे एक्शन लेते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर क्यों है, या बेटा लाइगेज का फंक्शन क्या है, ये सब तो देखो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। या आरडीएनए मॉलिक्यूल आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, या आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें से इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा आपका एम्फेसिस होना चाहिए जो पूछे जाएंगे। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। एप्लीकेशन में क्या पूछा जाएगा,
चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में जो पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, एक तो एमआरएनए इंटरफेरेंस है, बच्चे से अक्सर छोड़ देते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन में बीटी कॉटन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या ह्यूमुलिन। उसके अलावा बेटा एक टॉपिक है आपका वो जीन थेरेपी। ये पूछा जा सकता है। और लास्ट में जो केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है या केस स्टडी वाला क्वेश्चन बन सकता है वो आपका एथिकल इश्यूज में टॉपिक है। एथिकल इश्यूज में जो टॉपिक्स हैं जैसे बायोपायरेसी है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, या बायो पेटेंट क्या होता है या पेटेंट क्या होता है या जीईएसी क्या है। इस टाइप के जो लास्ट वाले पार्ट हैं उसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होंगे। और लिस्ट में ट्रांसजेनिक एनिमल है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उनका यूजेस क्या है, क्यों बनाए गए, उनके जो फंक्शंस हैं या उनके जो एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक एनिमल की, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 13 के ऊपर। चैप्टर 13 में क्या इंपॉर्टेंट है? चैप्टर 13 है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बेटा इस चैप्टर में जो पूछा जाएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ मॉडल, जिसके आने के पूरे चांसेस हैं, जिसमें आपको दोनों मॉडल पढ़ने हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। और इसी को वर्लहुल्स पर्ल ग्रोथ मॉडल के नाम से भी पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में जो ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला पार्ट है। और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ वो जो अदर मेथड थे ना, जहाँ इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं हम लोग, जैसे कभी कभी पॉपुलेशन साइज या बायोमास को मेजर कर लेते हैं या परसेंटेज बायोमास को मेजर कर लेते हैं, या हम लोग रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, तो इनडायरेक्ट एस्टिमेशन कैसे किए जा सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के, ये पूछे जा सकते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में। और एक आपके एज पिरामिड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन में देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बहुत सारे इंटरेक्शन हमें पढ़ने हैं, लेकिन जो आप ज्यादा एम्फसाइज करेंगे जो टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं, जैसे जो कंपटीशन टॉपिक है तो उस कंपटीशन के अंदर कई मैकेनिज्म हमें पढ़े हैं, हमने पढ़ाए गए हैं, जिसमें इंटरफेरेंस कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव रिलीज है, या गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और उसके अलावा हमारा था रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो मैकआर्थर की थ्योरी थी, रिसोर्स पार्टीशनिंग। इन टॉपिक्स को कंपटीशन को ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ेंगे। दूसरे पैरासिटिज्म के अंदर ब्रूड पैरासिटिज्म को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, मैं ब्रूड पैरासिटिज्म को ज्यादा
अच्छे से पढ़ेंगे। एक म्यूचुअलिज्म के अंदर सेक्सुअल डिसीट नाम का टॉपिक था, सेक्सुअल डिसीट नाम का टॉपिक था। इस टॉपिक को ढंग से पढ़ा जाएगा, इन टॉपिक्स को करना। और बाकी इनके एग्जांपल्स, इनके जो एग्जांपल्स हैं अलग अलग इंटरेक्शन के, जैसे कॉमेंसलिज्म के कौन कौन से एग्जांपल हैं, कॉमेंसलिज्म के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं वो याद रख लेंगे। जो प्रेडेशन है उसके अंदर आप डिफेंसेस को याद कर लेंगे। प्रेडेटर का क्या रोल हो सकता है, इनके ऊपर बेटा ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं इसके अंदर, इस चैप्टर में। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे, तो सबसे ऊपर जो इम्पोर्टेंट है उससे नीचे आते वक्त जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब ये तो रही बात ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की। अब आते हैं इकोसिस्टम 14वें चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 40, कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा। चैप्टर 40 इकोसिस्टम। इसमें बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाइड्रार्च, जेरार्च, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकते हैं इनके सक्सेशन के टाइप के बेसिस पे। एक तो हमने कैटेगराइज किया था प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, एक हमने पढ़ा था हाइड्रार्च और जेरार्च सक्सेशन। तो हो सकता है डिफरेंस करके पूछ ले, क्या हो सकता है वो एक्सप्लेन करने के लिए दे दें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सक्सेशन। दूसरा प्रोडक्टिविटी में एनपीपी, जीपीपी पूछा जा सकता है। उसके अलावा बेटा कार्बन साइकिल या जो हमारी फॉस्फोरस साइकिल है उसके पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, वो है बेटा जो फूड चेन था उसके टाइप या उनके बीच में डिफरेंस। एक आपके हमने पढ़े थे इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए इन्वर्टेड क्या होता है या अपराइट क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा, किस कंडीशन में इन्वर्टेड होगा, किस कंडीशन में अपराइट होगा, पता होना चाहिए आपको बेटा। ये तो रही बात इकोसिस्टम की, जो इंपॉर्टेंट थे वो यही है। हाँ, एक अगर पूछा गया, लीस्ट में लिख रहा हूं मैं, ये लीस्ट है, वो डिकम्पोजिशन के लिए जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन है, ये इस चैप्टर के इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट चैप्टर आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसके बारे में सुन लीजिए, चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस या इविल क्वाड्रेट, या इसी को आप ऐसे लिख लीजिएगा, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। उसके अलावा बेटा इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन और
अगर पूछी गई तो दो टॉपिक हैं जो अलग से पूछे जा सकते हैं। मैं इन दोनों टॉपिक्स को लिस्ट में बोल रहा हूँ, लिस्ट इंपॉर्टेंट में बोल रहा हूँ। एक तो वो जो 3 हाइपोथेसिस थी कि भाई इक्वेटर में या जो ट्रॉपिकल कंडीशन है उसमें पोलर कंडीशन से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है। मतलब जो हमने जब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो उसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पढ़ते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक और है वो जो 3 आर्ग्यूमेंट्स थे, व्हाई देयर इज नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जिसमें नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। ये चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा। ये टॉपिक्स वो हैं, आज लिख लीजिए। अब जब पेपर देंगे तो इसमें से आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, मतलब मेजर टॉपिक्स मिल जाएंगे। पेपर देंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि हाँ सर ने सही बताया था। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेना, ऐसे नहीं है कि सर ने बताया तो बस हाँ बता दिया। थोड़ा गंभीरता से लेना इस चीज को। और जिनकी हालत ज्यादा त्रस्त है, जिनकी टेस्टों में परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही साल भर, या जिन्हें पता है उनकी वास्तविकता कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो बिना झिझके इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। और साथ में सैंपल पेपर जो भी आपने खरीदा हो, उन सारे सैंपल पेपर्स को पढ़ लेना। आपके अच्छे नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी आपके अंदर गंभीरता नहीं आई, तो आप पास हो जाएंगे रो धो के, या फेल भी हो सकते हैं। कोई इसमें आईना देखने में कोई बुराई नहीं है, तो फेल भी हो जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो। अभी आज 14 तारीख है, अभी भी टाइम है थोड़ा बहुत। और जिसको कोई दिक्कत या डाउट हो इन टॉपिक्स में से, जिसको लगता हो, मैंने खुली छूट दे रखी है, क्लास में आए, रैंडम टॉपिक लेके आए, मैं तैयार हूँ, रैंडम पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और आज पढ़ाया भी है। आप टॉपिक बोले एक्सप्लेन मैं करूंगा, आप क्वेश्चन बोले एक्सप्लेन मैं करूंगा, ठीक है। तो इतनी लिबर्टी भी दे रहा हूं। कोई भी टॉपिक जो लगता हो आज तक पूरे साल में हमने पढ़ा, समझ में नहीं आया, तो मुझसे समय लें, मिले, कोचिंग में पहुंचे और पढ़ लें। और जो पढ़ने वाले हैं वो तो पूरा कवर करें, और जो ना पढ़ने वाले हैं वो एटलीस्ट इतना तो पढ़ लें। जो ना पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो पढ़े ही पढ़ें। अगर नहीं पढ़ोगे, अभी भी नहीं पढ़ोगे, तो आगे आने वाला समय थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और मैं आज भी चेता रहा हूं आपको, अगर नहीं सुधरे तो सुधर जाए। सैंपल पेपर्स ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जो 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, सैंपल पेपर्स लगाएं, अनसॉल्व लगाएं, जितने लग सकते हैं आपसे मैक्सिमम। और फिर भी कोई डाउट, परेशानी या किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, क्लास बेशक बंद हो जाएंगी, लेकिन मेरा फोन नंबर या व्हाट्सएप बंद नहीं होगा। फोटो खींच के भेजें। ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा। जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं ऑडियो मैसेज के थ्रू उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा।
आप अगर सोच नहीं पा रहे होंगे तो मैं उसे कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में वो चीज आ जाए। और बस पढ़िए। अब कुल मिला के बस मैं यही कहना चाहूंगा, पढ़िए जितना पढ़ा जा सकता है। टॉपिक सारे बता दिए गए हैं और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने जो क्रैश कोर्स था उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, लगता है कि नहीं अभी थोड़ी कमी है कहीं, तो मुझसे वीडियो ले सकता है। वो वीडियो ले, टॉपिक का 2x की स्पीड करे, 1.75x कर ले और देखना चालू कर दे। अब लिखने विखने का, नोट्स बनाने का समय नहीं है, तो मत सोचना कि नोट्स बनाओगे। हाँ, सिंपल पेपर लगाते वक्त दिखा कि क्वेश्चन है यार, ये बार बार ये वाले चैप्टर का ये टॉपिक मुझे दिक्कत दे रहा है, तो सबसे पहले उसको किताब को बंद करो, मेरे चैनल पे जाके वीडियो सर्च करो और उसे देखो। देखकर जब समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। लिखना लिखना अब तो क्या ही लिखोगे, पूरे साल निकल गया अब। और अगर लिखा हुआ है तो वहां से पढ़ लो। देखनी है, देख के तुरंत अपना काम करो। ये तो बेटा बातें थी जो मुझे बतानी थी आपको। और अब ये बता दीजिए चैट में किसको किस टॉपिक में अभी तक डाउट है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लिख के भेज दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका।